आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। 366वें दिन का इस्तीफा लिखवा के ले ले। उससे पहले सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा अगर काम नहीं कर पाया तो। मैंने घोषणाएं कम की, काम करके ज्यादा दिखाया। और मुझे लोग कई बार ये भी कहते हैं कि भाई आप तो बाहर के हो। अब आप जहां पर बैठे हैं ये मेरा व्यक्तिगत निजी निवास है। बाहर का कहने वाले लोग हैं ना, ये ईर्ष्यालु लोग हैं, ये मेरे काम से जलने वाले लोग हैं जो मुझे बाहर की संज्ञान देते हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है? तो आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है। लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़ा तो मेरे जैसे एक साधारण। और एक काम और करना, आप अपने उदयपुर के मेयर साहब के लिए 10 जगह पूछ लेना कितने लोग जवाब देते हैं, मुझे जरूर बताना। क्योंकि काम रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। के गुप्ता स्वच्छता को जिसने मिशन बनाया, के गुप्ता स्वच्छता को जिसने मिशन बनाया, जज्बा जिसके चेहरे पर दिखता है, जो चुनौतियां लेता है और हंसते हुए कहता है जो काम किसी से न हो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं के गुप्ता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। आज मैं आया हूं के गुप्ता जी के पास में, जो डूंगरपुर के सभापति रह चुके हैं और डूंगरपुर जैसी एक छोटी जगह को स्वच्छता की एक मिसाल बनाकर राष्ट्रीय पटल पर डूंगरपुर को फेमस किया है। स्वच्छता, पर्यावरण, जल संचय, जल संरक्षण का नारा देने वाले और जन सेवा से जन क्रांति का नारा देने वाले गुप्ता जी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सदस्य हैं और स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान में संयोजक के पद पर रहते हुए स्वच्छता की जो आपने मिसाल पेश की है वह पूरे देश में जानी जाती है। अभी कुछ महीनों से उदयपुर में आपकी जोरदार चर्चा है और वह डूंगरपुर को लेके भी है और चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि अभी चुनावी समर चालू हो चुका है। और गुप्ता जी की एक बात पूरे शहर ने सुनी है, वो ये है कि चाहे 200 विधानसभा में से कहीं पर भी खड़ा कर दिया जाए, मैं जीत कर दिखा सकता हूं। और ये कॉन्फिडेंस शायद आप में इसीलिए आया है कि डूंगरपुर में जो इन्होंने विकास किया है वो राष्ट्रीय पटल पर सराहा गया है। गुप्ता जी, इंस्पायरो इंडिया में आपका स्वागत है। और पहला ही प्रश्न मेरा ये आपसे है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल इंस्पायरो इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और मेरा इंटरव्यू लेने का जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है कॉन्फिडेंस का, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहूँगा और आपके चैनल से दर्शकगणों को भी बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण व्यक्ति था। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊँगा और शहर का प्रथम नागरिक बनूंगा, देश के प्रधानमंत्री, देश के ओजस्वी गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति और अनेकों देशों के मुख्यमंत्री मेरा सम्मान करेंगे, मेरे काम का सम्मान करेंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे कभी सपने में भी ऐसा सपना नहीं आया। लेकिन काम करने की लगन थी। एक छोटे से काम से मैंने मेरा जीवन प्रारंभ किया। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि 1985 में मैं लोगों को वीडियो दिखाता था और वीडियो दिखाने के साथ-साथ उनको चाय-कॉफ़ी पिलाता था और उनके कप प्लेट रोज़ के करीबन 500 या 1000 कप प्लेट धोता था। मैंने वो काम किया, इसलिए मुझे धरातल का बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं ये कह सकता हूँ कि लगन से कभी मैं पीछे नहीं हटा। मन में जो सोचा वो करके दिखाया। 2005 से मैं कह सकते हैं कि सशक्त राजनीति में आया और उसके बाद निरंतर मेरा जो ग्राफ बढ़ा वो मेरे काम के दम पर, मेरी इच्छा शक्ति के दम पर बढ़ा।
हर बात को मैंने स्वीकार किया। चैलेंज राजनीति में अक्सर नेता लोग चुनाव से पहले बड़े-बड़े भाषण देते हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं। मैंने घोषणाएं कम की, काम करके ज्यादा दिखाया, एक विश्वास को जागृत किया। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं इसीलिए कि काम बोलता है। मैं राजस्थानी नहीं, देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव ढाणी में जाता हूं तो लोग मेरा मान और सम्मान करते हैं। वो मेरा मान और सम्मान नहीं करते, मेरे काम का मान और सम्मान करते हैं। डूंगरपुर को मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लोग अनेकों प्रकार की चर्चाएं आज भी करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। संभव इसलिए हुआ कि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी। मेरे से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के 6 बोर्ड थे, वो तो नहीं कर पाए। और मैंने वो मतलब कारनामा करके दिखाया कि देश और दुनिया में आज डूंगरपुर की चर्चाएं हैं। जहां तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन का, ये कोई साधारण मिशन नहीं है। लोग इसकी ताकत को समझ नहीं रहे। आज अक्सर हम किसी भी बड़ी शहर में जाते हैं तो मालूम पड़ता है लोग बीमारों की संख्या बहुत है। इस बीमारी को अगर कोई खत्म कर सकती है तो वो स्वच्छता खत्म कर सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो लंबे समय तक जिएंगे। हमारे ये फेफड़े हैं ना, ये ज्यादा वर्क करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तो नेचुरल है, इनमें ऊर्जा आएगी। अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लोगों में मेरे प्रति ये भावना भी है, एक सभ्य किस्म का व्यक्ति जो मुझे जानता है या नहीं जानता है लेकिन मेरे काम को जरूर पहचानता है। और हम जनप्रतिनिधियों का ये काम भी है कि अगर विधानसभा जैसे चुनाव में अगर मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो हम निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे। इसलिए हम चुनाव में लड़ने का प्रयास करते हैं। जनता का अटूट विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे लोग कई बार ये भी कहते हैं कि भाई आप तो बाहर के हो। अब आप जहाँ पर बैठे हैं ये मेरा व्यक्तिगत निजी निवास है। ऐसा नहीं है कि ये निवास मैंने 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले बनाया। ये मेरा लंबे समय से मेरा मकान यहाँ पर है। मेरे बच्चे यहीं पढ़ते थे, यहीं उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया है और मैं यहाँ आता जाता था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने 5 साल डूंगरपुर शहर को सेवाएं दी। वहाँ मुझे आज भी कई जगह ये बात सुनने मिलती है कि आप डूंगरपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि डूंगरपुर 100% रिजर्व एरिया है। वहां पर हम चुनाव जनरल का व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसलिए हमें कहीं न कहीं आसपास जाना था। और मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूं, मैं हूं तो भारत का ही। अगर मैंने कहीं जाकर काम कर लिया तो कोई गलत नहीं है। ये जो बाहर का कहने वाले लोग हैं ना, ये ईर्ष्यालु लोग हैं, ये मेरे काम से जलने वाले लोग हैं जो मुझे बाहर की संज्ञान देते हैं। अब क्योंकि हम हमारे शहर की अगर बात करें, ग्रामीण शहर में जो फूल सिंह जी जो विधायक का चुनाव लड़ते, 2 बार लड़े हैं पहले, ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। अब राजसमंद की बात करूं तो दिया कुमारी जी कहाँ की हैं? जयपुर की हैं और वहां से चुनाव लड़ती हैं। और हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री तो वाराणसी से जाके चुनाव लड़ते हैं। स्मिता पाटिल बरेली से चुनाव लड़ती है। मतलब कुल, और पहले गुलाब जी भी छोटी सादरी से जाके चुनाव लड़े थे एक बार। तो मतलब ये बाहरी का जो ये आरोप है बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं आप। देखिए, बाहरी का तो मैं ये निराधार, झूठा, बेबुनियादी और ज्वेलेंसी वाला आरोप है। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है? तो आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है। लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़ा तो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को कौन छोड़ेगा। मैं डूंगरपुर पे जाता हूँ वापस और ये पूछना चाह रहा हूँ कि डूंगरपुर को जिस तरीके से आपने चमकाया, उससे पहले आपने क्या स्टडी की थी उसकी, या किसी दूसरे शहर को आपने एक पैमाना उसका बनाया और उसके बाद में डूंगरपुर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने उसको पहुंचाया? देखिए, लोग अक्सर मेरे में खामियां निकालते हैं लेकिन मैं किसी में खामियां नहीं निकालता।
मेरा लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2014 को, जब मैंने देश के ओजस्वी और मैं ये कह सकता हूं कि इस धरती के महापुरुष को जब सुना और उनके भाषण में जब ये निकल के आया 2 अक्टूबर 2014 को कि मुझे देश को स्वच्छ बनाना है, तो मैंने ईश्वर से कामना की कि अगर ईश्वर मुझे मौका देगा तो ये काम मैं करके देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री को दिखाऊंगा। और देखिए, ये योग और सहयोग और इच्छा शक्ति की बात है कि मुझे 2 सितंबर 2015 में ईश्वर की असीम कृपा और जनता के स्नेह और प्यार से ये मौका मिला और वो मैंने करके दिखाया। और इसके लिए मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी भटका हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्वच्छता का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। ये स्वच्छता कैसे धरातल पर उतरे और कैसे डूंगरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करे, ये मेरा 2 सितंबर 2015 को पहले दिन ये लक्ष्य मेरा था। और इसकी मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और मैं ये हर हालत में ये करके दिखाऊंगा। गुप्ता जी, जैसा आपने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि राजनीति में आऊँगा, इसके बाद में भी आप राजनीति में आ गए। और क्या आपको ऐसा लगता है कि गुलाब चंद कटारिया जी के असम राज्यपाल बनने के बाद में चूंकि उदयपुर की सीट सुरक्षित हो गई है, इसलिए आप यहाँ पर सक्रिय हुए हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है राजनीति में। आज अगर मैं गुलाब चंद जी कटारिया की बात करूं तो देखिए, उनके सामने अगर मेरी स्थिति बताऊं या मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत कम है। वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे, उन्होंने सबको राजनीति का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया और ये काम करने की इच्छा शक्ति भी उन्होंने जगाई, ये कहूं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज उनकी कमी हमें अखरती है, लेकिन हाँ, आज अगर ये जगह खाली है और अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो गुलाब चंद जी कटारिया, जो अभी हमारे माननीय गवर्नर हैं असम के, मैं उनकी आकांक्षाओं में 100% खरा उतरूंगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को विश्वास दिला सकता हूं। अब सवाल ये है कि हर व्यक्ति का अलग अलग विजन होता है और हर व्यक्ति का अलग अलग काम करने का नजरिया, तरीका होता है। मेरा तरीका कुछ अलग जरूर हटके है, लेकिन जनता का प्रिय है। जनता जिस तरह से विकास चाहती है, जनता जो सुविधाएं चाहती है, जो सुविधाएं जनप्रतिनिधि के होने के नाते जनप्रतिनिधि दे सकता है। मैं आज एक बात विश्वास के साथ, मैंने हर चैनल में ये बात कही है कि अगर मैं वो सारे काम 365, मुझे कहते हैं लोग कि क्या क्या काम करोगे, मैं कहा कामों की मैं आज लिस्ट जारी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 365 दिन मैं अगर वो काम सारे मैं जनता के सामने नहीं करके दूं, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो, चाहे वो गंदगी संबंधित हो, जो जो विधायक के क्षेत्र में आते हैं काम, चाहे मैंने कुछ मांग भी सरकार से रखी है। अभी 5 मांगे मैंने सरकार को पत्र लिखे हैं, जो आज मीडिया में 2-3 दिन से नियमित रूप से चल रहे हैं कि इस डूंगरपुर उदयपुर के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, और वो भारत सरकार का काम है तो भारत सरकार करे, राजस्थान सरकार। मेरा अगला प्रश्न यही है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो उदयपुर को लेके आपकी क्या योजना है जो आपने सोच रखी है कि ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं? देखिए, उदयपुर के लिए योजनाओं की, देखिए किसी भी क्षेत्र की या किसी भी शहर की योजनाएं आज हम बनाकर निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो दिख रहा है उसमें तो सुधार कर ही सकते हैं और जो आवश्यक है वो हम ला सकते हैं। इतनी ताकत हमारे में होनी चाहिए, नहीं तो बेकार जनप्रतिनिधि बनकर कुर्सी तोड़ने से मतलब नहीं। और अगर आपने एक बार कुर्सी पे बैठ भी गए तो ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आजकल जनता में हम झूठे वादे करके जोर से बोल बोल कर अगर जनता को गुमराह कर रहे हैं तो जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है कि कौन काम करने वाला है, कौन धोखा देने वाला है, जनता समझ चुकी है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं अगर 365 दिन में वो काम नहीं कर पाया तो मैं विश्वास दिला सकता हूं और मैं तो जनता को कहता हूं कि 365 दिन का ही कार्यकाल होना चाहिए विधायक का। 366वें दिन का इस्तीफा लिखवा के ले ले, उससे पहले सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा अगर काम नहीं कर पाया तो। अपने अपने तौर तरीके हैं।
हमें विश्वास है कि हम जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे, इसलिए हम ये बातें करते हैं और हमारे काम करने की इच्छा है, इसलिए हम विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये भी जब जब हमारी पार्टी हमें टिकट दे, क्योंकि पार्टी ने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज भी दे रखी है, ये तो कोई समझता नहीं है। आज अगर मैं कहूं कि मैंने पूरे राजस्थान के उदयपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान की निकायों की बैठकें ली हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। भारत सरकार ने भी मुझे ग्रामीण का एनएसएससी का सदस्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का बनाया। जो देश में 2 व्यक्ति होते हैं तो मेरे में कुछ काबिलियत होगी तभी तो बनाया होगा ना। हाँ, उदयपुर में मैं काम नहीं कर पाया, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं और उसके पीछे एक चाल है, एक साजिश है। मैं उदयपुर में अगर मेरे काम को लागू कर देते तो उदयपुर आज स्वच्छता में लोग दांतों तले मतलब उदयपुर के नेता या उदयपुर के अधिकारी आपकी काबिलियत को नहीं समझ पाए। अधिकारियों की क्या औकात है? अधिकारी कौन? अधिकारी मेरे काम को रोक दे। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश किए थे निगम और नगर पालिका के लिए कि इनकी स्वच्छता, पर्यावरण और जल संबंधित कामों की देखरेख और इनकी देखरेख में काम होंगे, लेकिन कुछ राजनेताओं को रास नहीं आया, उनको उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आई, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर वार किया कि हम ये कैसे करेंगे। अरे भाई, मैं करने थोड़ी आया था, मैं तो बताने आया था। अगर किसी व्यक्ति को, कोई आदमी अगर किसी काम का एक्सपर्ट है तो उससे राय लेने में मैं नहीं मानता कि कोई बुराई है। आपकी जो ये स्पष्टवादिता है, जो खुल के आप बोलते हैं, कहीं यही आपके खिलाफ तो नहीं जा रही है कि राजनेता आपके खिलाफ हो जाते हैं? देखिए, राजनेता मेरे खिलाफ नहीं है। हर व्यक्ति अपने जो काम नहीं करता अपने बचाव के अंदर काम करने वालों का विरोध करता है, ये तौर तरीका आपके काम के खिलाफ है। बस मेरे काम के खिलाफ है और वो मैं किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं तो काम के कारण जाना जाता हूँ ना। आज मैंने जयपुर, अभी भी कांग्रेस राज में सोम्या गुजर वहां की मेयर थी, उसने मुझे 5 बार आमंत्रित किया। मैंने सारे अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली, उनको डायरेक्शन दिए। हैं? किस बात के डायरेक्शन? इसी बात के। उससे मेरे को व्यक्तिगत लाभ नहीं था। हाँ, अगर मेरी बात को फॉलो करें तो मैं जयपुर क्या, अमेरिका को, ये सब स्वच्छ शहर है, बड़े शहर। मैंने देश के 50 देशों की मीटिंगें ली हैं। मैं काबिल था, इसलिए भारत सरकार ने मुझे 50 देशों की मीटिंग के लिए ऑथराइज बनाया गोवा के अंदर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री गोवा के भी आए थे और उन्होंने मेरा 1 घंटे स्पीच सुनकर वो भी दंग रह गए कि यार कोई आदमी है जो स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जल के बारे में। अच्छा, मेरा तो ये शौक है, मैं आज भी कार्बन, मट्टी पे सर्च कर रहा हूं, जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। क्या बुराई है? अगर हम हमारी नॉलेज बढ़ाकर या हमें कोई जानकारी मिलती है उसको धरातल पर उतारे तो तकलीफ क्या है? ये हमारा शौक है और इसी की बदौलत मैं जाना जाता हूं। मैं गुजरात काम करने गया तो गुजरात में मुझे कोई जानता थोड़ी था, ना मेरी को भाषा मालूम थी, लेकिन माननीय अमित शाह जी की मैंने देखा यार अपन को कुछ बड़ा काम करना चाहिए। 8 महीने मैंने वहां काम किया, लोग मुझे जानते ही नहीं थे। कोई ये कहता था कि राजस्थान से कोई स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर आया है और जब मेरे पास कोई दायित्व भी नहीं था। मतलब अंधेरे में मैंने जाकर काम किया और उस काम की बदौलत देश के गृह मंत्री ने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने भरी मीटिंग के लिए मैं कहा कि गुप्ता जी तुम्हारा काम बहुत सारो छे, कम बात है? मेरा काम तो उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने और मेरे देश के गृह मंत्री ने मेरे काम की तारीफ कर दी। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई सपना है ही नहीं। गृह मंत्री जी ने कहा कि तमारो काम बधु सारू छे, आपकी पीठ थपथपाई। शायद लगता है कि उसके बाद में जो काफी सारे लोग आपके खिलाफ में हो गए। देखिए, वो कहावत मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि हाथी चलता है तो पीछे। और ऐसा माना जाता है कि ये भी कहते हैं कि अमित शाह तो आपके बहुत खासम खास में से हैं। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता काम की पूजा करते हैं और मुझे उस पर विश्वास है। मैं काम के दम पर पहचान बनाई है मैंने
मेरा देश का अगर कोई भी नेता, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देखिए, मेरे काम की जो क्वालिटी है और काम करने का जो तरीका है, मैं कोई कुएं में जिस तरह से मेंढक कूदता है वो कुएं का खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं पूरे देश का एक अच्छे काम के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे देश का सांसद से लेकर राष्ट्रपति तक काम के नाम से जानते हैं कि स्वच्छता में किसी ने कोई, आज भी मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति आकर मुझे स्वच्छता के लिए चैलेंज कर दे, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। लाओ लाओ एक आदमी जो मुझसे ज्यादा अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, मतलब ही नहीं है। मैं तो सब ये जो गुप्ता जी, आपको खुद पे इतना जो भरोसा है, एक जो खुद पे आप पे विश्वास है, और जो कॉन्फिडेंस की, जो पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैंने किया था, कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से लेके आते हो आप ये? देखिए, मेरे जीवन में मैंने कहा ना, मैं बहुत धरातल से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। जब मैं इतनी ऊंचाई पर आ गया तो मैं सोचता हूँ कि इससे ऊपर तो ईश्वर बड़ा है, नहीं बड़ा है, लेकिन हाँ, सत्य की विजय होती है। सत्य की नाव, वो कहावत मुझे बड़े दिल में रहती है कि सत्य की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। और मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, और आज इस देश के अंदर हमने काम के नाम से लोहा मनवाया है, और आज मेरे नाम से देश का हर व्यक्ति अच्छी तरह से परिचित है। वो इसलिए कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, और आज भी मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिले या न मिले, विधायक बनूं या न बनूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप राजस्थान के अंदर आज 196 निकाय हैं, 198 हो गई अभी। आप किसी भी निकाय के अधिकारी को, किसी भी निकाय के जनप्रतिनिधि को पूछना टेलीफोन करके कि डूंगरपुर का 2015 से 2020 तक सभापति कौन था, एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, वो के गुप्ता नाम लेगा। और एक काम और करना, आप अपने उदयपुर के मेयर साहब के लिए 10 जगह पूछ लेना, कितने लोग जवाब देते हैं, मुझे जरूर बताना, क्योंकि काम बोलता है। गुप्ता जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि मैं कई सालों से उदयपुर में रह रहा हूँ, मेरा जो कर्म भूमि है वो भी उदयपुर रही हुई है, मकान भी यहाँ उदयपुर में आपका है, तो उदयपुर आप निकले भी होंगे, शहर में भी निकले होंगे। क्या लगता है आपको कि उदयपुर की 5 बड़ी प्रॉब्लम्स क्या लगती है, जो अगर आपको टिकट मिलता है या नहीं भी मिलता है तो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रहा हूं कि उदयपुर हमारा झीलों की नगरी है, और पर्यटक दृष्टि से उदयपुर देश और दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि झीलों की नगरी में मैं ये मानता हूं कि ठीक है, हमारा जनप्रतिनिधियों का उसको संवारने का, पानी लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन फिर भी विकास हो या समस्याओं का अंत नहीं है, बहुत सारी समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक की भारी असुविधा है, क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ गया, और दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई कि हमें ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, उसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब दूसरी, स्वच्छता की अगर मैं बात करूं, देखिए, स्वच्छता बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं हर जगह कहता हूं कि राजस्थान में डूंगरपुर में ही क्या कलाकारी थी कि डूंगरपुर का सूखा कचरा सीमेंट फैक्ट्रियां खरीदती थी, नाम से खरीदती थी, बाकी नगर पालिकाओं का सूखा कचरा कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं खरीदती। क्या कारण है? उस कारण में डेप्थ में जाने की जरूरत है। और अगर हम स्वच्छता को धरातल पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे कचरा यार्ड साफ करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है। हम घर का कचरा अगर कचरा यार्ड में ले जाके डाल देंगे तो वो गंदगी घर की यार्ड में हो जाएगी, और उसका प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये कई चीजें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये सब्जेक्ट है, स्वच्छता मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। स्वच्छता में और भी कार्य की आवश्यकता है। एक जो मुझे ध्यान में आता है, आयड को लेकर लोग बहुत मीडिया में भी छपता है कि इसको हम किस तरह से
देखिए, आज अगर मैं बात करूं कि आयड में सुधार की बात, तो कई बार हम मीडिया में पढ़ते भी हैं कि बजट के अभाव के कारण ये सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन करेगा आखिर में भाई? हैं? जब हम शहर के विकास में स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों को मिलकर ऊपर बात कर कर एक अच्छे बजट को लाना चाहिए, और इस आयड का एक आधुनिकीकरण, लोग वहां पर घूमें। अगर हम अहमदाबाद में देखते हैं कि साबरमती के पास में लोग, कितने लोग घूमते हैं। रिवर फ्रंट जो बना है, रिवर बिल्कुल फ्रंट। वही रिवर फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आयड का अगर हम निर्माण कर देते हैं तो लोग बड़े खुश भी होंगे और इस जगह का उपयोग भी होगा और गंदगी नहीं फैलेगी। एक बात सही है कि गंदगी में लोग गंदगी ज्यादा डालते हैं, और अगर स्वच्छता रहेगी तो गंदगी कोई नहीं डालेगा। जहाँ गंदगी दिखती है लोग कचरा अक्सर उसमें डालते हैं। और इसके अलावा देखिए आप, एक मेरे सामने आई थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लोग कहते थे कि जो हमारा पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय जो उदयपुर खुलने जा रहा था और वो कोटा में खुल गया, तो यहाँ भी बहुत आवश्यकता है। कितने जिले और कितने लोग, आदिवासी लोग, और हमारे यहाँ पर पासपोर्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, 5,000 एप्लीकेशन है महीने की यहाँ आती हैं। तो लोग दर दर भटकते हैं। तो पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर में खुलना चाहिए। इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली एक समस्या, क्योंकि लोग उदयपुर से बम्बई जाने के लिए जो वाया अहमदाबाद की मांग लंबे समय से कर रहे थे, अगर ये हो जाता है तो इससे बहुत राहत मिलेगी। एक हमारा काया का बाईपास बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। इसको किसी भी तरह से, क्योंकि भारत सरकार हमारी है, भारत सरकार से के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके हमें तत्काल, और ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो चुनाव से पहले ही, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा काम बचा नहीं है, ये भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं, क्योंकि कामों की कोई एंड नहीं है। सड़कों के हमें क्वालिटी इस तरह की बनानी है, उसके हिसाब से जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से हमें उनकी डिजाइनिंग करनी चाहिए। और अनेकों अनेकों प्रकार के छोटे छोटे काम जिससे जनता पीड़ित रहती है, जनता को परेशानी होती है, जनता से उसके विजन लेकर उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और ये निरंतर हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। उस गति में सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों में बाहरी प्रत्याशी को लेके विरोध किया जाता रहा है, उदयपुर में भी है। आप बाहरी प्रत्याशी किसको मानते हैं? देखिए, जनता के सामने कोई बाहरी नहीं होता। अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति, और हमारी पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अगर मेरी पार्टी की बात करूं तो मेरी पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते, और हमारे पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो इतने समर्पित हैं पार्टी से कि अगर किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो बाहरी अंदरूनी का कोई सवाल ही नहीं उठता। और दोनों पार्टियों को लेकर जो ये बाहरी अंदर ये आपसी लड़ाई या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये जो कृत्य किया जाता है, ये बिल्कुल इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और कोई बाहरी नहीं है, क्योंकि निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है। आपको और मेरे को तो करना नहीं। मैं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी अगर उचित समझेगी मुझे टिकट देगी। और काम करने वाला तो कहीं बाहरी हो और चाहे अंदर का, अगर किसी को काम करवा, शहर का विकास के लिए जनप्रतिनिधि है ना, तो अच्छा अगर जनप्रतिनिधि कोई बाहर से इंपोर्ट करके विदेश से भी लाना पड़े। आज विदेशों में हमारे देश के लोग जा रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं, तो उनमें कोई योग्यता तो होगी ना। तो उनको भी बाहरी कह सकते थे। हाँ, उनको भी वो कह देते कि हमारे देश का ही नहीं है। तो विदेशों में जाकर अगर हमारा देश का व्यक्ति, और देखिए आज ये जो देश, देखिए इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हर बार कहता हूँ कि दो शक्तियों ने जो जन्म लिया और दो शक्तियों ने इस देश की जो बागडोर संभाल रखी है, वो साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं। आज देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, हमें वो भी तो देखना है ना। अभी हमने देखा 20G, अरे विदेशी हमारे देश के
ओजस्वी प्रधानमंत्री का जिस तरह से मान और सम्मान कर रहे थे, कोई मामूली बात थी। चंद्रयान पे हमने मतलब किस तरह से हमने शेयर की है चंद्रयान पर जाकर, हैं? कभी सोचा था किसी ने? मतलब ही नहीं। नई संसद भवन किसी की कल्पना ही नहीं थी। राम मंदिर, मैं ये कहता हूं कि हमारे पूर्वज जो 500 साल से राम मंदिर का सपना देख रहे थे, राम मंदिर कब बनेगा, हम सोच रहे थे बनेगा या ना बनेगा, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है जनवरी में, जिसका भव्य उद्घाटन है। चीन और पाकिस्तान से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती थी, रोज डराते थे, कभी चीन आग दिखाता था, कभी पाकिस्तान आग दिखाता था, और कभी चीन बाउंड्री में घुस जाता था, कभी पाकिस्तान हमारे सैनिक का गला काट के ले जाता थे। क्या 9 साल में आपने किसी सैनिक का गला कटते हुए सुना क्या? मीडिया बोली क्या? घर में जाके धोया, हैं? और आज हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक कोई मामूली बात थी। अब लोग कहते हैं उसके भी प्रमाण चाहिए, तो तुम्हें तो यार कहाँ से प्रमाण लाके दें, हैं? ये जो काम हो रहा है, आतंकवाद, हैं? जड़ से खत्म कर दिया साला। पहले जगह जगह लोग कहते थे लावारिस वस्तु को हाथ मत लगाना, इसमें एटम बम बहुत, कहाँ गए एटम बम? सब अदृश्य। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश बदल रहा है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये देश स्वच्छ बनने जा रहा है। ये स्वच्छता, मैं कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा काम है कि आजादी की लड़ाई से भी बड़ा काम है। इसको देश के 141 करोड़ लोगों को लड़ना है, और जिस दिन ये देश स्वच्छ हो गया, देश विश्व गुरु बन गया, और ये देश के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए हमें सारी लड़ाइयाँ छोड़कर सबसे पहले एक ही लड़ाई लड़नी है। जनता के हाथ में तो एक ही लड़ाई है। अच्छा, इसमें कोई ताकत और ऊर्जा या कुछ किसी चीज के इस्तेमाल करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। खाली अपने विवेक से ये काम करना है कि हमें हमारे शहर को, ढाणी को, गांव को स्वच्छ बनाना है। गुप्ता जी, एक बड़ा जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है जातिगत आधार पे चुनाव का। क्योंकि उदयपुर में लंबे समय से जैन समाज के चुनाव लड़ते रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी चुनाव लड़ते रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण और जैन समाज का जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप अग्रवाल समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है उदयपुर में। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी दूसरे जाति को भी लड़ा के देखा जाना चाहिए उदयपुर? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां तक जातिगत समीकरणों की बात है, तो अगर हम गहराई से सोचेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मतदाता हैं तो वो अग्रवाल समाज के लोगों के पास हैं। आज जहां उदयपुर की विधानसभा की बात चल रही है, हमारे यहाँ पर करीब करीब 20,000 मतदाता आज भी अग्रवाल समाज के यहाँ उदयपुर में है। करीबन 5,000 हमारे घर है। और इसके अलावा एक बात पर आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या कोई सोच नहीं पा रहा है, इस उदयपुर के अंदर जो हमारे अग्रवाल भाई हैं, जेपी अग्रवाल की बात करूं तो करीबन 40,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर मैं सिंगल साहब सिमको मीटर वाले, इनके पास सिक्योर मीटर वाले, इनके पास करीबन 40,000 कर्मचारी हैं। अच्छा, उधर हम नारायण सेवा संस्थान को देखें, प्रशांत भाई, हजारों की संख्या में इनके पास कर्मचारी हैं। अनिल अग्रवाल जो हिंदुस्तान जिंक के, लाखों की संख्या में लोग इनके पास काम कर रहे हैं। हम राहुल अग्रवाल पैसिफिक वालों को देखें, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, अनेकों प्रकार के छात्रावास वगैरह वगैरह, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अग्रवाल समाज की इंडस्ट्रीज के बारे में, हमारे यहाँ पर सैकड़ों इंडस्ट्रीज है, हम करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले लोग हैं। और उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो कम से कम नहीं तो हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक मिल का मालिक, एक फैक्ट्री का मालिक अपने कर्मचारियों को अगर ये कहे कि ये अग्रवाल भाई मेरा चुनाव लड़ रहा है, संख्या किसकी ज्यादा है खड़े कर ले। दूसरे समाजों ने कितनी इंडस्ट्रीज लगा रखी है, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। मतलब आपका ये कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप मजबूत हैं? हम भारी मजबूत हैं। मजबूत नहीं, टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है। आज मेरे पास जैसे बड़े बड़े दिग्गज समाज के
सब जेपी अग्रवाल साहब की बात करूं, प्रशांत अग्रवाल साहब की बात करूं, गोविंद अग्रवाल की बात करूं, राहुल जी की बात करूं, सारे मेरे कांटेक्ट में हैं। सारा मतलब उनका। और आज मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरे पास 1500 कर्मचारी स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। मेरे जैसे सैकड़ों अग्रवाल है जिनके पास सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। वो मेरे कहने से मत देगा कि आपके कहने से मत देगा, इस पर विचार करो। फिर हम राजनीति के सवाल पे आते हैं। चुनाव का समय आया है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं कांग्रेस के खिलाफ वो है भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, रेप केस जो राजस्थान में बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पे लगातार, आप भी उससे सहमत होंगे, लेकिन के गुप्ता जो कि एक अलग सोच रखते हैं, एक अलग विश्वास आपका रहता है, तो आप क्या, आपकी तरफ से क्या मुद्दा जोड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ में है? देखिए, ये जो काम है, मैं ये मानता हूं कि हम जैसे नेताओं का काम नहीं, या हम जैसा जनप्रतिनिधि अगर सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज सरकार पर जनता जो आरोप लगा रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं या जो पीड़ा जनता को है, वो मीडिया में भी हम रोज देख रहे हैं, रोज हम चैनलों पे सुन रहे हैं। तो ये जो पीड़ा है, निश्चित रूप से ये जनता के लिए दुखदाई है। और इसका निर्णय हमारे कहने से नहीं, पार्टी आरोप लगाती है तो पार्टी के कहने से कोई प्रमाणित होता है ऐसा नहीं। जनता कह रही है, और जनता, मतदाता जनता है, इनको भी जनता नहीं चुना, और जनता इनको बदलेगी, तो जनता कहीं ना कहीं दुखी है। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है, देश को समृद्ध और मजबूत और आतंक मुक्त बनाने का जो काम कर रही है, धर्म के प्रति जो कार्य कर रही है, वो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। और हम धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, आगे आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, जनता कह रही है ना, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, राज हमारा आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ आएंगे। आपका एक नारा है जन सेवा से जन क्रांति की ओर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक अच्छे राजनेता का ये नारा होना चाहिए कि जन सेवा से जन क्रांति। देखिए, मैं आज भी राजस्थान के कितने जिलों में जाता हूं, मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझसे क्यों स्नेह करते हैं, लेकिन लोग सेवा के नाम से मुझे जानते हैं। अच्छा, जो भी व्यक्ति आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जन संदेश देते हैं, आपके चैनल से लोग जब जुड़ेंगे जब आप वास्तविकता जनता के सामने रखेंगे। मैं जनता को कितने दिन धोखे दूंगा, वो कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। अगर मेरी सेवा में, मेरे काम में या मेरे बोलने में कोई फर्क नहीं है, तो जनता मेरे को साथ देगी देगी। और जनता साथ देगी तो वो जनप्रतिनिधि, जनता साथ दे रही है तो जन क्रांति आनी आनी है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि मैं कई समाजों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और सारे समाज के विशाल संगठन, लाखों लाखों की संख्या में लोग मुझे सुनने के लिए आतुर रहते हैं, मेरा मान और सम्मान करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि मेरे कहने में और करने में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरा जो ये जो मैं प्रतिष्ठा मुझे मिली है, और जो इतना मान और सम्मान, मैं तो कहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा भाग्य और बहुत बड़ा पुण्य वाले लोगों को मिलता है कि इतना सम्मान। किसी ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा ली तो वो 10 वो उस फोटो को इतनी सजा के रखता है जिसकी सीमा नहीं। यहाँ तो फोटोओं की लाइन लग रही है, कौन सी लगाऊं और कौन सी हटाऊं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का एक फोकस है स्वच्छता के ऊपर। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने फोकस किया है तो स्वच्छता में किया है, चाहे वो शौचालय का है। के गुप्ता का भी फोकस जो है स्वच्छता पे ही है। देखिए, कल भी प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपने उनका कल स्पीच सुना हो, तो स्वच्छता पे उन्होंने 2 मिनट स्पीच दिया।
ये स्वच्छता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। जो इससे बीमारियां फैलती है, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, ये गंदगी में पाए जाने वाले कीटाणुओं से फैलती है। और उससे जो मरने वालों की संख्या थी 2 अक्टूबर 2014 से पहले, करीब साल में 25 लाख लोग प्रति वर्ष गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से मरते थे। आप सरप्राइज करेंगे ये आंकड़ों से। मेरे पास सारे आंकड़े हैं और इसमें कितना सुधार हो रहा है। ये देश का जो नीचे स्तर से उठा हुआ प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये देश की खुशकिस्मत है। क्योंकि उसे मालूम है कि धरातल पर जीने वाले लोगों की स्थिति क्या होती है। ना तो वो दवाई ले सकते हैं, ना डॉक्टर के पास फीस दे सकते हैं, और जिनके पास 2 टाइम का भोजन के पैसे नहीं है, अगर वो जिएगा तो कैसे जिएगा मेरे भाई। तो उसके लिए ये स्वच्छ भारत मिशन, वैसे देखिए स्वच्छ भारत मिशन की तासीर हम लोग समझ रहे हैं। आज हम हमारे घर, हमारे आसपास की जगह साफ रखते हैं, नाली वगैरह। क्यों? क्योंकि कीटाणु तो किसी को बख्शते नहीं है कि ये करोड़पति है या अरबपति है। और एक बात जरूर है कि स्वच्छता की ताकत देश का हर व्यक्ति समझ चुका है। क्योंकि देश में रहने वाला व्यक्ति ये जानता है कि देवी देवताओं का जो वास है ना, वो स्वच्छता में है। तो इसलिए स्वच्छता की तो हर कोई तारीफ करता है, और मुझे इस पे काम करने का मौका मिला तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। उदयपुर एक स्मार्ट सिटी है, कई सारे तमगे मिल रहे हैं और अ, स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने वाले के गुप्ता जी स्मार्ट सिटी में क्या एक प्लस पॉइंट मानते हैं और क्या आपको लगता है कि इसमें एक माइनस पॉइंट भी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। सुधार की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर 100% स्वच्छ भारत मिशन पर काम हो रहा है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति जनप्रतिनिधि को और काम करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अगर काम जानता है, कुछ काम का एक्सपर्टाइजेस उसके पास है, तो उससे राय लेने में कोई बुराई नहीं। मैंने कई बार प्रयास किया कि मुझे 2 वार्ड आप स्वच्छता के लिए गोद दे दो, तो मैं आपको दोनों वार्ड इस उदयपुर के मॉडल बना दूंगा। लेकिन रास नहीं आता तो उसका तो मेरे पास क्या इलाज है। मुझसे कहते हैं कि कितने कर्मचारी दोगे, कितनी गाड़ियां दोगे नगर निगम वाले। ना तो मेरे पास कर्मचारी है, ना गाड़ियां हैं। अगर इस तरह से मैं पूरे देश का अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देख रहा हूँ, अगर गाँव में जाऊँ और लोग मुझे कि कितनी गाड़ी लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये जवाब आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अब क्योंकि सवाल ये उठता है कि हम बात स्वच्छता की कर रहे हैं, स्वच्छता में केवल मेंटेलिटी को बदलने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है, उसका आभास कराने की जरूरत है। अगर आप खुले में या घर के बाहर कचरा नहीं डालोगे तो गंदगी होगी ही नहीं। तो हमें उसको आभास कराना है। प्लास्टिक यूज नहीं लोगे तो ये जो ज्यादा दिक्कत हो रही है प्लास्टिक की, वो होगी नहीं। जानवरों को हम सड़कों पे घूमने नहीं देंगे तो कचरा लोग सड़कों पे डालेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कचरा लोग क्या सोचते हैं कि हम गीला खाने की सामग्री सड़कों पे डालते हैं, जानवर खा लेते हैं। तो ये बहुत सारे बिंदु है, सैकड़ों बिंदु है। मैं आज कहता हूं कि डूंगरपुर ही एक ऐसी निकाय है राजस्थान के अंदर जिसका सूखा कचरा सारी सीमेंट फैक्ट्रियां ले रही हैं। आपके उदयपुर का सीमेंट फैक्ट्री कचरा ले रही नहीं ले रही, आप उनसे पता करना जनप्रतिनिधि से। और नहीं ले रही तो क्या कारण है भाई? डूंगरपुर का तो बिक रहा है, तुम्हारा नहीं बिक रहा है, तो घटिया माल है ना। हमारे जैसा गोल्ड बेचो, सब ले लेंगे। हमारे यहाँ कचरा रहता ही नहीं क्योंकि बिक जाता है। आपने कचरा को भी सोना बना दिया। कचरे को भी, कचरे की क्वालिटी बढ़ा दी, सोना कहें तो वो थोड़ा सा तो ये अपने अपने काम करने का तरीका है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई उदयपुर बेहतरीन काम कर रहा है। मैं यहाँ की, क्योंकि जहाँ की खाता हूँ वहाँ की बजाता जरूर हूँ, और यहाँ मैं रहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे एक प्रश्न किया था कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हैं, बहुत ज़्यादा खुल के बोल देते हैं, चाहे वो भारत आपके खुद के नेता हो, चाहे दूसरे नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं या अपना कोई मित्र हैं। तो आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों से मोल ले लेते हैं? नहीं, मेरे से ज्यादा नाराज नहीं है। मेरे से वो नाराज हैं जो मेरे से
वो ये देखते हैं कि ये आगे आपकी निकल जाए प्रतिस्पर्धा में नहीं है। बस। बाकी तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधि नाराज और राजी होने से कौन किसकी दी हुई खा रहा है, सब अपने भाग्य की खा रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे राजनीति में, मैं तो मानता हूँ कि आज भी मेरे पास राजनीति का जो दायित्व है बहुत बड़ा दायित्व है, और मैं विधायक बनूं, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं विधायक से जितनी विधायक की चलती है उतनी तो मेरी चलेगी चलेगी, क्योंकि मेरे पास और दूसरे बहुत बड़े बड़े विजन हैं और मेरे पास काम करने का तौर तरीका है। तो इसलिए ये सब राजनीति के दौर हैं, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। गुप्ता जी से अब हम कुछ फायर क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी आप उसके उत्तर दीजिए। आपका मूल गांव शहर कौन सा है? देखिए अभी मूल तो उदयपुर ही है। जी वैसे मेरा जन्म झुंझुनू जिले में हुआ था जी। और मैं लंबे समय से यहाँ उदयपुर रह रहा हूँ। आपकी एज क्या है? मैं 61 वर्ष का हो चुका हूँ, 62 में मैं प्रवेश कर लिया। खाने में गुप्ता जी को क्या पसंद है? सब कुछ दाल रोटी ज़्यादा खाता हूँ, जी। सादा भोजन और उच्च विचार। खेल में रुचि रखते हैं? कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? देखिए मैं पहले बैडमिंटन भी खेला हुआ हूँ, खूब अच्छा खेलता था। बाद में मैं क्रिकेट भी खेलता था। जी। तो हाल फिलहाल कोई गेम नहीं खेलता। उदयपुर की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी राजनीति है। किस तरह से हम नेता बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इससे अच्छी राजनीति कहीं सीखने नहीं मिलेगी। सबसे सुंदर शहर आपको कौन सा लगता है देश मैं में? तो आज मैं देखिए, मैं जब डूंगरपुर काम करता था तो मुझे डूंगरपुर बहुत अच्छा लगता था। जी। आज मैं उदयपुर पे रहता हूँ तो मुझे उदयपुर अच्छा लगता है। परिवार को इतना आप बिजी रहते हैं, आप बड़ा आपका बिजनेस भी है, पॉलिटिक्स में भी हैं आप, परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? देखिए मेरा परिवार जानता है कि राजनीति में मैं जब से आया, मैं 18 घंटे काम करता था। जी और मेरे यहाँ राजस्थान की ये निकाय कोई ऐसे ही फेमस नहीं हुई। जी। 18 घंटे मेरे यहाँ काम चलता था और शनिवार रविवार मेरे यहाँ होता ही नहीं था। अच्छा। और सारे नगर परिषद के 100% अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जी 18 घंटे काम करता था। और हम्म 18 घंटे नगर परिषद में शनिवार रविवार को होली दिवाली, हम्म ये राजस्थान का इतिहास है। हम्म ये हमारा इतिहास कोई साधारण इतिहास नहीं है। हम्म। ये 18 घंटे के कर्मचारियों का खून पसीने का, और मैं कई बार कहता हूं कि उनके जीवन का बलिदान का एक ज्वलंत उदाहरण है कि ये डूंगरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? है। मैं आस्तिक में ज्यादा हूँ, अच्छा नास्तिकता कम है जरूर। अच्छा हर किसी में विश्वास नहीं करता। अच्छा। लोग कहते हैं कि आप बहुत जिद्दी हैं, जो काम ठान लेते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। प्रयास ही रहता है कि जो मन में सोच लिया उसको पूरा करें, बाकी सब ईश्वर आशीर्वाद देता है और पूरे हो भी जाते हैं। लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कतई नहीं, ये बिल्कुल गलत है और भ्रांति है। वो वही कह रहे हैं जो मुझे रोक रहे हैं। जैसा आपने कहा था कि सपने में भी राजनीति के बारे में नहीं सोचा था मैंने, तो आप क्या एक्सीडेंटल राजनीति में आए? देखिए मेरी राजनीति का, अगर ये बहुत लंबा सवाल तो बहुत अच्छा, लेकिन जवाब बहुत लंबा है। मुझे नए नए चैलेंज मिलते रहे। मैं 2005 में राजनीति में आया तो मुझे कहा था कि बोर्ड बना के दिखाओ, तो चैलेंज मुझे बड़ा जल्दी स्वीकार हो जाता। मैंने कहा बोर्ड बना के दिखाऊंगा, और मैंने बोर्ड बना के 2005 में भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़े नेताओं को दिखाया। 2009 में मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। 2010 में मैंने 30 वार्डों में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव पूरे राजस्थान में अलग एक ख्याति बनाकर चुके थे। और 2015 में वापस मुझे 13 में भाजपा में ले लिया गया था। मेरे साथ ये राजनीतिक उठक पटक बहुत चली, अनेकों प्रकार की कठिनाई आई, लेकिन चैलेंज मिलते गए और मैं आगे बढ़ता गया, ये कह सकता हूँ। उदयपुर के लिए, उदयपुर की जो जनता है उसके लिए 2 लाइनों में क्या आपका संदेश है? मेरा उदयपुर की जनता से इतना सा निवेदन है कि देखिए, बोर्ड अभी भारतीय जनता पार्टी का है, भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आम जन का ये दायित्व है कि शहर के विकास के बारे में चिंता और चिंतन करें, और भारतीय जनता पार्टी जो शहर को दे सकती है
वो दूसरी पार्टियां शहर को नहीं दे सकती। कोई भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का इस शहर से चुनाव लड़े, खुलकर दिल से और मन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोटों से जिताओ कि राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास बने और सब लोग कहें कि उदयपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये हमें करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे वरिष्ठों की भी आंखें खुले और उदयपुर के विकास को चार चांद लगे। तो आप थे के गुप्ता जी, उद्योगपति भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और थोड़ा लोगों से अलग हट के सोचने वाले व्यक्ति हैं और इसी की बदौलत स्वच्छता जैसे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया। डूंगरपुर जैसी छोटी जगह को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपने फेमस किया और कई सारी जो सोच अभी भी आपके पास में है, जो ये करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी के बदौलत काम भी अपना करके दिखाना चाहते हैं। हमने बात की, कई सारी बातें बताई और सबसे बड़ी ये बात जो मुझे लगी कि काफ़ी स्पष्टवादी हैं और जो बात कहते हैं वो खुल के कहते हैं और इसीलिए ये चैलेंज कर रहे हैं कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि 200 सीटों में से कहीं पे भी खड़ा कर दे, मैं चुनाव जीत के दिखा सकूँगा। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए, मेरे सहयोगी रिमझिम शर्मा के साथ।